हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर 1 को। हमने कल पढ़ा था नेशनलिज़म के बारे में, टू मेक नेशनलिज़म इन यूरोप। वहाँ पे कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ा था। फिर वहाँ पे मैगजीनी जैसे रेवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 का, मतलब क्रांति का दौर, क्रांतियों का दौर कहेंगे, ठीक है। मतलब कैसे 1830 से लेकर 1848 तक क्रांति ही चली है पूरे यूरोप में, ठीक है। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द लाइन। पहले हम लोग लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एज कंजर्वेटिव regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian, German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. तो मतलब जब कंजर्वेटिव रेजिम थी, ठीक है, जब वो अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, पावर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी, उसी समय जो लिबरलिज्म था, जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रीयता की भावना थी, जो लिबरलिज्म की जो भावना थी, जो कि इस क्रांति से यानी कि रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड थी, वो पूरे यूरोप के रीजन में फैलने लगी बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही इंक्रीजिंगली पूरे यूरोप में फैलने लगी। जैसे इटली में, जर्मन स्टेट में, कई जो राज्य थे ऑटोमन एम्पायर्स के, वहाँ पे आयरलैंड और पोलैंड में ये जो भावना थी नेशनलिज्म की और लिबरलिज्म की, वो पूरे यूरोप में बहुत ही तेज़ी से फैलने लगी। और ये तब हो रहा था जब कंजर्वेटिव का जो साम्राज्य था वो अपनी पावर को और शक्तिशाली करने की कोशिश कर रहा था। नाउ these revolutions were led by liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of commercial middle classes. तो ये जो रेवोल्यूशन था, ये जो क्रांति थी, ये किसके द्वारा चलाई जा रही थी? ये जो क्रांति थी ये लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा चलाई जा रही थी, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास के से बिलोंग करते थे, यानी कि जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास से निकल के आए थे। अब ये एजुकेटेड मिडिल क्लास कौन थी? ये एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेसर्स होते थे, किसी स्कूल के टीचर होते थे, क्लर्क होते थे, और कई कमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स होते थे ना। जब हम कमर्शियल मिडिल क्लास की बात करते हैं तो कमर्शियल मिडिल क्लास वो क्लास होती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली व्यापार में होती, जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, ये जो मेंबर्स होते हैं इनको कमर्शियल मिडिल क्लास के अंदर रखते हैं। नाउ द फर्स्ट अपहेल took place in France in July 1830. The Bourbon king, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionary who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. तो सबसे बड़ी अपहेल, इट्स मीन सबसे बड़ा जो चेंज था, जो अपहेल थी, जो उठपटक थी, जो कि फ्रांस में जुलाई 1813 को हुई, ठीक है। रिमेंबर द फर्स्ट अपहेल, द फर्स्ट उठापटक इन फ्रांस टुक प्लेस इन जुलाई 1830, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा चेंज क्या था? ये सबसे बड़ा चेंज था जब कंजर्वेटिव फैमिली ने, जो कंजर्वेटिव जो पीपल थे, उन्होंने बर्बन किंग को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वापस रिस्टोर किया था। उसको उठाकर लिबरल ने वापस उनको डिथ्रोन कर दिया, उसको उठाकर वापस राजगद्दी से हटा दिया बर्बन फैमिली को, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चेंज था जुलाई 1830 से, यानी कि 1830 पे जब बर्बन फैमिली को, जो कि कंजर्वेटिव द्वारा रिस्टोर कर दिया गया था, कंजर्वेटिव द्वारा वापस गद्दी पे बिठा दिया था, उसको ये इन रेबलर रेवोल्यूशनर ने, इन क्रांतिकारियों ने वापस उनको उठाकर फेंक दिया, ठीक है। वापस उसको डिथ्रोन कर दिया, राजगद्दी से हटा दिया, ठीक है। इसी बीच जो मेटरनिच थे, मेटरनिच कौन है? रिमेंबर मेटरनिच ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, जिन्होंने कांग्रेस होस्ट की थी, सम्मेलन होस्ट किया था, और जहाँ पे वियना, ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई थी। जस्ट रिमेंबर दैट 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन गई थी, और जिसको, और ये ट्रीटी ऑफ वियना में जब
सम्मेलन किया था, उसको जिन्होंने होस्ट किया था वो वाइस चांसलर थे ऑस्ट्रिया के, जिनका नाम मेटरनिच था, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक रिमार्क दिया। उनका रिमार्क ये था, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप को कैचेस कोल्ड। इसका मतलब ये, जब फ्रांस छींकता था तो जितना भी यूरोप था उसको सर्दी ज़ुकाम हो जाता था। नाउ वाई ही मेंशन दिस, ना क्यों उन्होंने ये कोट, इन्होंने ये रिमार्क दिया। उन्होंने कोट ये रिमार्क इसलिए दिया क्योंकि जब जब फ्रांस में रेवोल्यूशन होता था, जब जब फ्रांस में किसी तरीके का इंसिडेंट होता था, वो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को अफेक्ट करता था, एंड दैट इज़ वाई ही मेंशन। और इसीलिए इन्होंने ये फ्रेज पैराग्राफ दिया था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कैचेस कोल्ड। तो दोबारा यही चीज़ हुई थी, क्योंकि जब बर्बन फैमिली को, जो कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट द्वारा रिस्टोर कर दिया गया था, उसको जब लिबरल ने उठा कर फेंका, तब फिर से फ्रांस में चेंजेस हुए, और जिसका जो असर है वो बाकी यूरोप कंट्रीज़ में पड़ने लगा। तो जो ये जुलाई रेवोल्यूशन था, अब क्यों ये कैसे पड़ा, देखो, ये जो जुलाई रेवोल्यूशन था, इसने कहीं ना कहीं ब्राज़ील में जुलाई रेवोल्यूशन, कौन सा जुलाई रेवोल्यूशन था, रिमेंबर, जो फर्स्ट लाइन देखिए, जो कि फ्रांस में जो हुआ था उसको जुलाई रेवोल्यूशन कहा गया था, जबकि जब बर्बन फैमिली को उठाकर फेंका था ना, तो वो जुलाई रेवोल्यूशन था। फ्रांस में ये जुलाई रेवोल्यूशन था, और जिसकी कहीं ना कहीं चिंगारी जाकर ब्राज़ील में हुई। अब जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ तो इसका असर कहाँ देखने को मिला, इसका असर देखने को मिला ब्राज़ील में, जिसकी वजह से बेल्जियम ने, इसका असर ब्राज़ील में देखने को मिला, जिसकी वजह से बेल्जियम ने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर लिया। मतलब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, ठीक, उसका असर हुआ ब्राज़ील में, और उसकी वजह से बेल्जियम ने अपने आप को नीदरलैंड के राष्ट्र से अलग कर लिया, ठीक है। अब ये जो इवेंट था, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब ये जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी, जो कि पढ़े लिखे ऊंचे लोगों के बीच में जो बढ़ रही थी यूरोप में, उसका सबसे बड़ा कारण, मतलब उसका सबसे बड़ा जो कारण था, वो जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ग्रीक ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी वजह से जो वहाँ के इलाइट्स लोग थे, जो यूरोप में जितने भी इलाइट्स लोग थे पूरे यूरोप में, उनके अंदर जो नेशनलिस्ट की, मतलब जो राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी ना। अब ये जानने की ज़रूरत है कि ग्रीक ने आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ी। जो ग्रीक था वो 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, ठीक है। तो जो रेवोल्यूशन था, जो नेशनलिज्म का जो रेवोल्यूशन हो रहा था यूरोप में, उसने कहीं ना कहीं ग्रीक वासियों के अंदर अपने आप को आज़ाद करने की भावना जगा दी। मतलब रेवोल्यूशन यूरोप में हो रहा था, ठीक है, रेवोल्यूशन फ्रांस में हो रहा था, लेकिन ये जो भावना थी, अब जब रेवोल्यूशन हो रहा था कि नेशनलिज्म, हमारा एक राष्ट्र होना चाहिए, हमको एक स्टेट होना चाहिए, हमारा एक नेशन स्टेट होना चाहिए, तो ये जो भावना थी, ये कहीं ना कहीं ग्रीक जो वासी थे, जो कि उस समय ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रह चुके थे, उनके अंदर जगी। उनको भी लगने लगा कि हाँ, हमारा भी अपना एक राज्य होना चाहिए। तो इसी भावना, यही जो आज़ादी की जो भावना थी ग्रीक में, वो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 1821 में शुरू हो गई। नाउ सी द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस अमॉन्ग द ग्रीक विच बिगन इन 1821. Now, nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many Europeans who had sympathized for Asian Greek culture. तो ये जो ग्रीक का जो संघर्ष था, आज़ादी का जो संघर्ष था, उनको किसका सपोर्ट मिल रहा था? उनको क्या बोलते हैं, उन ग्रीस वासियों का सपोर्ट मिल रहा था जो कि एग्जाइल में थे। एग्जाइल का मतलब होता है बहिष्कार, देश निकाला। रिमेंबर द वर्ड एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है बहिष्कार या देश निकाला, ठीक है। तो इन ग्रीक वासियों को उन लोगों से सपोर्ट मिल रहा था, और दूसरे ग्रीक से सपोर्ट मिल रहा था जो देश में नहीं थे, जिनको देश निकाला कर दिया था, जिनका बहिष्कार कर दिया था। इसके अलावा उनको जो वेस्टर्न यूरोपियन थे, जो कि कहीं ना कहीं सिंपथाइज करते थे ग्रीक कल्चर से, उनका भी सपोर्ट मिलने लगा। अब ये सिंपथाइज का मतलब क्या होता है? सिंपथाइज का मतलब होता है सिंपति देना, सांत्वना रखना, ठीक है।
तो जो सांत्वना रखते थे, सहानुभूति रखते थे ग्रीक के कल्चर से, ग्रीक की संस्कृति थे, जो वेस्ट यूरोपियन जो सहानुभूति रखते थे ग्रीक के कल्चर से, उनको उसका भी सपोर्ट मिलने लगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुआ ग्रीक। अब क्या होने लगा, कई जो आर्टिस्ट थे, कई जो पोएट थे, ठीक है, वो ग्रीस की सिविलाइजेशन को क्या बोलते, पालना कहते थे। यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है पालना। तो मोस्ट ऑफ दी जो आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स थे, उनको वो क्या बोलते, ग्रीक को यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना कह के उसको बहुत प्रेज करते थे, उसको बहुत बढ़ावा देते थे। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थीं वो बड़े पैमाने पे, बहुत ही बड़े पैमाने पे लोगों की ओपिनियन को, लोगों की ओपिनियन जो कि ग्रीस की मुस्लिम एम्पायर के साथ आज़ादी का जो संघर्ष था उसको सपोर्ट करने लगी। लोगों का रुझान, लोगों का जो सपोर्ट है वो ग्रीस की तरफ जाने लगा, जो कि उस समय मुस्लिम एम्पायर से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। अब यहाँ पे मुस्लिम एम्पायर की बात करते हैं तो वंस अगेन मुस्लिम एम्पायर ऑटोमन एम्पायर है। आई डोंट थिंक आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा। जो ऑटोमन एम्पायर है वो एक टर्किश एम्पायर था, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पे रशिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, इन सब एरियाज़ में फैला हुआ था। ठीक है ना। इसका धीरे धीरे जब ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दिया गया तो ये छोटे 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 किंगडम्स में बट गया था। ठीक है, रिमेंबर। ठीक है, फाइनली जब ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो 1832 पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन किया गया, जहाँ पे ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया, जहाँ पे ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नाउ यहाँ पे जब हम रोमांटिक की बात करते हैं तो रिमेंबर, अंडरस्टैंड द वर्ड रोमांटिक। रोमांटिक इज़ नॉट बिटवीन, मतलब रोमांटिक का मतलब यहाँ पे लव है, बट दैट इज़ नॉट बिटवीन अ अपोजिट जेंडर। ये अपोजिट जेंडर के बीच का लव नहीं है। ये लव, ये फीलिंग वो है जो कि नेशन के प्रति है, जो कि एक राष्ट्र के प्रति, जो कि एक क्या मतलब आपकी जो फीलिंग होती है, आपकी जो भक्ति होती है, जो राष्ट्र के प्रति होती है, जो एक नेशन के प्रति होती है, इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू नेशन, एक नया नेशन बनाने के लिए होती है, ये रोमांटिक इमेजिनेशन उसी को डिवोट करता है। ठीक है ना। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो ये राष्ट्रीयता की बात करें तो ये खाली युद्ध लड़ने या अपनी टेरिटरी को फैलाने से नहीं आती है। ठीक है, इसमें जो कल्चर होता है, जो हमारी सभ्यता होती है, जो हमारी संस्कृति होती है, उसने भी बड़ा मेजर रोल प्ले किया होता है। कैसे मेजर रोल प्ले किया होता है, ये मतलब जैसे कि लोगों के बीच में नए राज्य की, नए राष्ट्र की भावना जगाने में, उनके अंदर ये विचार डालना कि हाँ हमको एक नया राज्य चाहिए, हमको एक नया नेशन बनाना, हमको एक नया राष्ट्र की ज़रूरत है। तो ये कैसे लोगों के बीच में भावना चली, ये कल्चर के ज़रिए चली। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे कल्चर प्ले होते हैं, जैसे आर्ट के ज़रिए कहीं कहीं पे चित्र बना के लोगों को दर्शाया गया कि एक नए राष्ट्र की ज़रूरत है, एक नए नेशन की ज़रूरत है। कहानियों के ज़रिए, कविताओं के ज़रिए, गानों के ज़रिए लोगों के बीच में नेशनलिस्ट की, राष्ट्रीयता की भावना को जगाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि खाली युद्ध लड़के, खाली अपनी टेरिटरी बढ़ा के ही राष्ट्रीयता की भावना नहीं डेवलप की गई। यहाँ पे कल्चर के ज़रिए भी लोगों के बीच में एक राष्ट्रीय भावना को डेवलप करने की कोशिश की गई थी। ठीक है ना। इसी समय पे रोमांटिज्म वर्ड उछला था ना। ये रोमांटिज्म क्या था? ये रोमांटिज्म एक मूवमेंट थी। ये कौन सी मूवमेंट थी? ये रोमांटिज्म एक कल्चरल मूवमेंट थी, जहाँ पे लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने की कोशिश की थी। लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने की, बढ़ाने की कोशिश की गई थी ना। इसी रोमांटिज्म में एक रोमांटिक आर्टिस्ट, जो रोमांटिक आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो पोएट्स हुआ करते थे, वो तर्क वितर्क या विज्ञान हो चाहे साइंस हो, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, उनकी आलोचना करते थे। ठीक है,
वो इस चीज़ पे यकीन नहीं करते थे कि हर चीज़ का कोई रीज़न है, हर चीज़ में साइंस लगाओ। वो इस चीज़ की आलोचना करते थे। दे वर क्रिटिसाइजिंग द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ वो किस पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस किस पे था? उनका सबसे ज़्यादा फोकस था लोगों की भावनाओं पे, ठीक है। वो तर्क वितर्क रीजंस को नहीं मानते थे, वो विज्ञान को नहीं मानते थे, वो उनकी आलोचना करते थे। ये रोमांटिक आर्टिस्ट पोइट्स उनकी आलोचना करते थे। अब वो पोइट्स हैं, वो आर्टिस्ट हैं, तो बेसिकली पोइट्स एंड आर्टिस्ट क्या करते हैं? वो साइंस इन सब पे यकीन नहीं करते, वो यकीन करते इमेजिनेशन पे, वो यकीन करते कि भावना जो फीलिंग्स होती हैं उन पे, वो यकीन करते हैं कि भाई रहस्यमय फीलिंग्स, मिस्टिकल फीलिंग्स, उन पे यकीन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? वो उन्होंने इन्हीं को अपना आधार बना के, इन्हीं को अपना सूत्र बना के लोगों के बीच में नेशनलिस्ट की भावना को पैदा करने की कोशिश करी। अब कैसे कोशिश की? उन्होंने लोगों के में एक कलेक्टिव सेंस जगाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरीके से हमारा कॉमन कल्चर था पास्ट में। अब जैसे भी बताया, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन दोज पीपल। नाउ दे हैव स्टार्टेड, ना उन्होंने क्या किया? उन लोगों के अंदर एक सामूहिक, एक ग्रुप, जैसे कि हम कहीं ना कहीं एक जैसे कल्चर को शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर कॉमन है। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में जो राष्ट्र की जो भावना थी, जो राष्ट्र का आधार था, वो बनाने की कोशिश की। नाउ इसी में एक रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे, वो थे जर्मन के फिलोसोफर जिनका नाम था जोहन गॉटफ्राइड हर्डर। नाउ वो ये दावा करते थे कि जो ट्रू जर्मन है, दैट इज द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू डिस्कवर अमॉन्ग द कॉमन पीपल, दैट इज डास्क वॉक। उनके अकॉर्डिंग क्या था? जो 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 सही माने में जो असली जर्मन है, ठीक है, जो असली जर्मन कल्चर है, वो लोगों के बीच में ही डिस्कवर होता है, लोगों के बीच में ही उनका विकास होता है ना। वो जो कॉमन जर्मन में कॉमन पीपल को डास वोक कहा जाता था, ठीक है। जो आम आदमी हैं उनके बीच में ही एक जर्मन सभ्यता का विकास होता है। दे वे डिस्कसिंग लाइक दैट ना। उनका ये क्लेम था। किसका ये क्लेम था? जर्मन फिलोसोफर जोहन गॉटफ्राइड हर्डर का क्लेम था कि जो जर्मन कल्चर है, जो असल मायने में जो हमारी जर्मन संस्कृति है, जो हमारी जर्मन सभ्यता है, वो लोगों के बीच में ही पनपती है ना। ये जो कॉमन लोग थे उनको जर्मन में डास वोल्क कहा जाता था। और ये कैसे पनपते थे? ये जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से प्रसिद्ध हुआ? ये जो कॉन्सेप्ट था, ये प्रांतीय मतलब जो लोक फोक सॉन्ग्स होते हैं, जो लोकल कविताएं होती हैं, लोकल डांस होते हैं, मतलब और भी कैन से लोक डांस, ठीक है, उनके ज़रिए लोगों के बीच में नेशनलिस्ट की भावना, एक राष्ट्र की भावना को जगाने की या उनको बढ़ाने की कोशिश की गई थी। तो अब इनको कोशिश करने के लिए लोग क्या बोलते हैं, ये जो क्रांतिकारी थे, ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, ये जो पोएट्स थे, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया जो 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 क्या बोलते कल्चर्स थे, ठीक है। उन्होंने जो फोक कल्चर थे, जो फोक जो कविता ये सब थी, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, और उसी को आधार बना के इन्होंने नेशनल, एक नए राष्ट्र का बनाने का लोगों के अंदर भावना डाली, एक नए राष्ट्र को, उसी को बहुत ज़रूरी, मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या था, किसी बहुत सारे लोग इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो तो उनके अंदर कैसे भावना आएगी? तो ये जब लोग गाने सुनते हैं, मतलब लोक गीत सुनते हैं, लोक डांस देखते हैं, जब उसमें मतलब नए राष्ट्र की भावना के बारे में उसमें मेंशन हो, तो लोगों के अंदर ये चीज़ आती कि हाँ, हमको चाहिए नया राष्ट्र की। तो इसको अपना आधार बना के, इसको एक ज़रूरी हिस्सा एक नए राज्य को बनाने, एक नए राष्ट्र को बनाने के लिए इसको एक ज़रूरी हिस्सा मान के इन्होंने इस लोक कल्चर को, लोग जो संस्कृति होती है उसको इकट्ठा करना, उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ना। तो इन आर्टिस्ट, जो ये रोमांटिक आर्टिस्ट थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया? दे एम्फसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, ठीक है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया, जो सबसे ज़्यादा
जोर डाला वो था वर्नाकुलर लैंग्वेज ना। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट वर्नाकुलर, जब हम वर्नाकुलर की बात करते हैं तो वर्नाकुलर का मतलब होता है प्रांतीय भाषा, यानी कि बोली। लोकल लैंग्वेज को वर्नाकुलर लैंग्वेज कहा जाता है। और इसके अलावा उनको लगने लगा कि जो लोकल साहित्य, जो लोक साहित्य हैं, जो लोकल जो कहानियाँ हैं, लोकलोर हैं, वो उनका काम सिर्फ पुरानी सभ्यताओं को ही नहीं बना के रखना है, वो कहीं ना कहीं जो मॉडर्न नेशनलिस्ट है उसके वे संदेश को बड़े बड़े पैमाने पे, बड़े उस पर लार्ज ऑडियंस को पहुंचा सकते हैं जो कि अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं। ठीक है, दे वी आर थिंकिंग दैट कि ठीक है, हम ये लोक लॉर के मतलब हम लोक कल्चर के ज़रिए, मतलब डांस, पोइट्री, इनके ज़रिए हम सिर्फ और सिर्फ पुरानी जो हमारे साहित्य, जो एशियन टाइम की जो भावना है उसको जगाने के अलावा हम इस लोक लॉर को, यानी कि इस लोक साहित्य के ज़रिए हम लोग बड़े से बड़े पैमाने पे जो लोग हैं जो कि अनपढ़, ज़्यादातर जो अनपढ़ है, उनके बीच में नेशनलिस्ट की, मॉडर्न नेशनलिस्ट की भावना का संदेश पहुंचा सकें। ठीक है, अब ये इसलिए कहा गया था क्योंकि ये जो चीज़ थी, ये जो जैसे कि जैसे कि लोक साहित्य के ज़रिए लोगों के अंदर एक नए नेशनलिस्ट की भावना जगाने वाला जो फंडा कह सकते हैं, ये जो था ये सबसे ज़्यादा लागू हो रहा था पोलैंड के केस में। वाई पोलैंड के केस में क्यों लागू हो रहा था? क्योंकि 1815 में जब पोलैंड को, जो 18th सेंचुरी में पोलैंड को क्या बोलते, ग्रेट जो पावर्स थी, ये ग्रेट पावर कौन थी? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रेलिया। जब इन्होंने पोलैंड को डिवाइड किया था, नेपोलियन को हराने के बाद पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था। पोलैंड के डिफरेंट पोलैंड की पार्टीशन कर दी गई थी। तो आधा जो सबसे बड़ा जो हिस्सा था, ठीक है, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट, तो जो हिस्से थे वो डिफरेंट नेशन स्टेट्स को दे दिए गए थे, डिफरेंट किंगडम्स में बांट दिए गए थे पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। यहाँ पे ब्रिटेन मेंशन नहीं है, बट ब्रिटेन भी था उस टाइम पे। ठीक है, देयर वर 4 ग्रेट पावर्स। ओके ना, अब उस टाइम पे 18th सेंचुरी में जब पोलैंड को बांट दिया गया तो वो एक राष्ट्र के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो एक नेशन इंडिपेंडेंट टेरिटरी के तौर पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। पर जो पोलिश लोग थे, ठीक है, जो पोलिश लोग थे, उनके अंदर ये भावना थी कि हाँ, हमको कभी ना कभी क्या बोलते, एक राष्ट्र के तौर पे, एक नेशन के तौर पे अपने आप को कायम करना है। और ये जो भावना थी उनके अंदर कैसे जगी रही? ये जो भावना थी उनके अंदर गानों के ज़रिए, भाषा के ज़रिए बनाए रखी गई कि हमको भविष्य में, हमको फ्यूचर में एक नेशन के तौर पे एक इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के तौर पे उभर के आना। अब इसी में कैरल कार्पेनिस्का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने पोलिश के नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेरा के ज़रिए, अपने गाने के ज़रिए क्या बोलते, लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, चाहे फिर, और जो डांसेस थे, लोक नृत्य थे, जो लोक डांस थे, जैसे कि पोलेनाइज और मजूरा, उसने कहीं ना कहीं उन डांस को कहीं ना कहीं राष्ट्र का प्रतीक माना गया, कि लोगों ने इन लोक डांस को राष्ट्र के प्रतीक के तौर पे देखना शुरू कर दिया। कैसे? क्योंकि अब ये लोग जो डांस कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं पोलिश के बीच में ये भावना जगाई जा रही थी कि हमको एक अलग राष्ट्र की ज़रूरत है। ठीक है ना, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, ओपराज हो गए, ये तो स्ट्रगल, ये कहीं ना कहीं डोमिनेट रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहे थे लोगों के बीच में, पोलिश लोगों के बीच में, राष्ट्रीय संघर्ष की, इंडिपेंडेंट स्टेट नेशंस की। बट इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो भाषा भी थी। लोगों के अंदर नेशनलिस्ट की भावना को पैदा करने में जो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया उनमें से एक भाषा थी, बोली। जब पोलैंड को रशियन ने, जब पोलैंड पे जब रशिया ने कंट्रोल कर लिया था, तो रशियन ने पोलिश लोगों को बैन कर दिया था कि वो
पोलिश भाषा नहीं बोलेंगे। पूरे उनके स्कूल्स में पोलिश भाषा को हटा दिया गया था और वहाँ उन स्कूलों में रशियन लैंग्वेज को फोर्स किया गया था। हर जितने भी पोलिश थे उनको ज़बरदस्ती रशियन भाषा बोलने के लिए मजबूर किया गया था। दे रशियन वांटेड, रशियन क्या चाहते थे कि पोलिश पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो जाए, मतलब फिनिश्ड हो जाए, और लोग मतलब दे वर प्रमोटिंग देयर लैंग्वेज। जो रशियन पीपल्स थे वो अपनी भाषा को प्रमोट कर रहे थे, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, किनके बीच में, पोलिश पीपल में। सो व्हाट दे वांटेड, क्या ये चाहते थे कि पोलिश लैंग्वेज ख़त्म हो जाए और लोग रशियन लैंग्वेज करें। तो ये अपनी लैंग्वेज को, ये अपनी रूसी भाषा को पोलिश पीपल पर इन्फोर्स कर रहे थे, ज़बरदस्ती उन पर दबाव डाल के उनसे कह रहे थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब जो पोलिश पीपल थे वो कहीं ना कहीं जो रशियन जो रूल थे उनसे क्या बोलते हैं, उनके विरुद्ध हो गए, उनसे त्रासद हो गए, मतलब उनसे उनके अगेंस्ट हो गए। सो 1831 में उन्होंने रशियन रूल के खिलाफ वो एक आर्म्ड रिबेल विरोध शुरू कर दिया, जिसको अल्टीमेटली कुचल दिया गया, क्रस्ट कर दिया गया। वो इतने, क्योंकि पोलिश, इफ़ यू टॉक अबाउट पोलिश रशियन के मुकाबले नंबर्स में बड़े कम थे। अगर वो रिबेल करते भी हैं रशियन के खिलाफ तो वो बहुत इजीली कुचल दिए जाते थे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। और यही चीज़ हुई थी, जब उन्होंने रशियन रूल के खिलाफ विरोध किया तो उनको बहुत ही आसानी से कुचल दिया गया, ठीक है। बट कुचल तो दिया गया, रिबेल ख़त्म तो कर दिया गया, पर इस बात को ध्यान में रखते हुए जो बहुत सारे क्लर्गी के मेंबर्स थे पोलैंड में, ठीक है, पोलैंड के जो बहुत सारे क्लर्गी के मेंबर्स थे उन्होंने अब दूसरे तरीके से विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने भाषा को औजार बना लिया, ठीक है। जो पोलिश जो पीपल थे, जो क्लर्गी थे, उन्होंने अपनी भाषा को रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए औजार बना लिया। दे हैव यूज देयर लैंग्वेज एज अ वेपन टू रेसिस्ट नेशनल रेसिस्टेंस, ठीक है ना। हाउ दे, कैसे इन्होंने यूज़ किया, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया जो पोलिश, अब चर्च में जब चर्च गैदरिंग हो रही थी, जब कोई रिलीजन इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, जब कोई रिलीजन फंक्शन होते थे, तो ये जो पोलिश पीपल थे ये क्या करते थे, ये जो क्लर्गी थे, ये पादरी थे, ये जो फादर्स थे, जो प्रीस्ट थे, वो क्या करते थे, वो पोलिश भाषा में ही बोलते थे, वो प्रमोट नहीं करते थे, वो रशियन लैंग्वेज में नहीं बोलते थे, वो पोलिश भाषा में ही बोलते थे। वो ये रशियन रूल को जता रहे थे कि हम आज भी आपका जो रूल है, मतलब रशियन जो रूल है उसको स्वीकार नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेटिंग, और इसलिए वो डेमोन्स्ट्रेट करने लगे कि वी वे अगेंस्ट द रशियन रूल, कि हम रशियन रूल के अगेंस्ट हैं, ठीक है। अब इसी चक्कर में इसका नतीजा क्या हुआ, जब पोलिश ने विरोध करना शुरू कर दिया, लैंग्वेज को अपना हथियार बनाकर रशिया के खिलाफ खड़े हो गए, तो इसका नतीजा ये हुआ, जो बड़े पैमाने पे, जो लार्ज नंबर में जो प्रीस्ट थे और जो बिशप्स थे उनको जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद उनको साइबेरिया सेंड कर दिया गया रशियन अथॉरिटी द्वारा, ठीक है। अब उनको जेल में डाल के साइबेरिया सेंड कर दिया गया। क्यों? अब उनको जेल में और साइबेरिया सेंड करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनको पनिशमेंट दी थी, क्योंकि इन्होंने रशियन भाषा का प्रचार करने से मना कर दिया था। दे रिफ्यूज़ टू प्रीच इन रशिया। प्रीच मतलब बोलना, ठीक है। जब आप कोई चीज़ प्रीच करते तो उन्होंने लोगों के बीच में रशियन भाषा में प्रीच करने से मना कर दिया, एंड दैट इज़ वाई उनको गिरफ्तार किया गया, उनको बाद में जेल भेज दिया गया, फिर साइबेरिया भेज दिया गया, ठीक है ना। बट उनका ये स्ट्रगल जो था वो वेस्ट नहीं गया। तो ये जो पोलिश थी, जो पोलिश भाषा थी, कहीं ना कहीं उसको रशियन डोमिनेंस के खिलाफ जो संघर्ष हो रहा था उसका प्रतीक माना गया। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो पोलिश भाषा का जो इस्तेमाल था उसे कहीं ना कहीं रशियन डोमिनेंस के संघर्ष के खिलाफ का प्रतीक माना गया, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास, or we can say in next video, I am going to upload about hardship, popular revolt, so on, ठीक है। if you like it, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। see you in my next class. Good day.